कौन इलेक्शन भरपूर लड़ेगा और किसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, फैसले की घड़ी नज़दीक है। इलेक्शन की तारीख फाइनल होते हैं। 2 साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदालतों में लगे मुक़दमात अब अहम हो गए हैं। सबकी नज़र अदालतों पर लगी हैं। अगले हफ्ते मुल्क की 2 बड़ी अदालतें यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और इमरान खान के अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। अवाम इन केसेस के फैसलों में दोनों रहनुमाओं का जो सियासी मुस्तक़बिल है इसका फैसला भी तलाश कर रहे हैं। 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील सुन रहे होंगे। उधर 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत और फ़र्द जुर्म कलअदम करार देने की अपीलें भी सुनी जा रही होंगी। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने का जो दारोमदार है वो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस से बरी होने पर है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालतों की तरफ से दी जाने वाली 7 साल और 10 साल की सज़ाएं बरकरार रखता है। यह नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद दूसरे केसेस की तरह इन केसेस में भी रिलीफ हासिल करने में कामयाब होंगे। नवाज शरीफ को पहली ही अदालतों से मिलने वाले खुसूसी रिलीफ पर सियासी जमातें बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं। उन्हें लाडला प्लस कहा जा रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर साइफर केस में ज़मानत मिलने की बजाय फ़र्द जुर्म लग गई है। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने के तफसीली फैसले में ऑब्जर्वेशन दी है कि चेयरमैन PTI पर जो दफ़ात लगाई गई हैं उनकी सज़ा या तो मौत है या फिर उम्र कैद। चेयरमैन PTI ने अब रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक सुन रहे हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान को साइफर केस अदालत उज़्मा से भी वहाँ रिलीफ मिलता है या नहीं। अगर चेयरमैन PTI सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ उनको नहीं मिलता, क्या उनका सियासी मुस्तक़बिल होगा। इसके अलावा वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला भी चैलेंज कर दिया है। इंट्रा कोर्ट दरख्वास्त जो दी गई है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ना करने का जो फैसला है इसको ख़त्म किया जाए। इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का सेक्शन 59(4) भी बहाल किया जाए। हाफिज़ साहब, सबसे पहले साइफर केस पर बात कर लेते हैं। साइफर केस में जो दफ़ात लगाई गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में, उसमें कहा गया है कि इसकी सज़ा या तो उम्र कैद है या सज़ाए मौत है। तो कितना ये ख़तरनाक साबित हो सकता है साइफर केस इमरान खान के लिए? आपने बड़ा अच्छा इंट्रो जो है वो इन सारे केसेस का किया है, जिसमें 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के केसेस शामिल हैं और एक पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है, जिसका केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ अपील्स फाइल हुई हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी डिटेल रीजंस देगा और उसके बाद एक इसके ऊपर 14 दिन के बाद केस लगेगा और डे टू डे इस चीज़ पे फैसला आएगा और फिर आइंदा जाके इसका फेट डिसाइड होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री लॉज हैं उनकी या मिलिट्री कोर्ट्स की एप्लीकेशन, सिविलियंस जो पाकिस्तान के अंदर 5 किस्म के हीनियस क्राइम्स हैं जिसके अंदर रियासत के ख़िलाफ़ लड़ना, इस्टेब्लिशमेंट की इंस्टॉलेशन के ऊपर ट्रेसपास करना, अटैक करना, आर्मी के अंदर बैठ के या आर्मी के बाहर बैठ के जो है स्पाई करना, एस्पिनेज करना और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीचेस करना। और फाइनली ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर फॉरेन फंडिंग और फॉरेन फाइनेंसर्स बैठे हैं उनको किस तरह पाकिस्तान के लॉज के अंदर लाया जा सकता है। जो इस वक्त 23 अक्टूबर की जजमेंट आई हुई है, हाँ। उससे जब ये दोनों अमेंडमेंट्स जो हैं 2D1 और सेक्शन 59(4) को स्ट्राइक डाउन किया गया है तो उससे एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम आया हुआ है। इसकी जो दफात की बहाली का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। इसमें जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट की कलअदम दफात की बहाली के लिए जो वजूहात बताई गई हैं उसमें कितना वजन है? देखें, जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है उसके अंदर तो कोई रीजंस नहीं दी गई और सिंपली उन्होंने ये कहा है कि 2D1 और सेक्शन 59(4) को अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। और उसके नीचे अब ये है कि सेक्शन 9 मई के ट्रायल्स हैं अब वो रेगुलर कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, यानी कि या स्पेशल कोर्ट्स के अंदर या रेगुलर कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। ये सिर्फ एक आया है और उसके अंदर जो सेटिसाइड वाली बात है, वायरीज वाली बात है, वहाँ पे 4-1 का फैसला आया है। और जहाँ पे ये बात आई है कि जो 9 मई के ये लोग थे जिन्होंने अटैक किया या मॉब किया उनके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल जो हैं वो चलने चाहिए। ये 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फ़ैसला है। लेकिन जो ग्राउंड्स फेडरल गवर्नमेंट की आई हैं या जिस पे हम बात करते रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वैलिड हैं और उसके अंदर अच्छी खासी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जान है। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसके अंदर ये है कि आर्टिकल 8 के नीचे प्रोटेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा उस जो प्रोटेक्शन थी उसको स्ट्राइक डाउन किया है।
दूसरा ये है कि आपके मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 48 साल से इन चीज़ों को वैलिडेट करती रही है और कभी भी ये नहीं कहा कि सिविलियंस का ट्राई जो है इन 5 एरियाज़ के अंदर नहीं हो सकता, और उसके ऊपर 5 मेंबर्स बेंच से लेके 3 मेंबर्स बेंच और 17 मेंबर्स बेंच भी अवेलेबल हैं। और उसके बाद ये है कि जो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, पार्लियामेंट की पावर है, उसके बाद ये आपका इम्यूनिटी है, इन चीज़ों को निकालना जो है, यानी कि आप उनको एक्सेप्शन जिस तरह आर्टिकल 8 के अंदर है, या उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के अंदर आई है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या आर्टिकल 10A है। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बारहा अपने फैसलों के अंदर जो है वो वर्डिक्ट दे चुकी है, और उन वर्डिक्ट की मौजूदगी के अंदर जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ है उससे जाके तो 1967 को वायरीज को स्ट्राइक डाउन करना या इन जो अमेंडमेंट्स है, तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है। लेकिन अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो फिर इसका इतलाक तो उसके अंदर काफी चांसेस हैं कि ये सक्सीड हो। ये अगर कानून को कलअदम करार दे दिया गया तो इसका जो इतलाक है वो तमाम ट्रायल्स पर होगा। फिर देखें, अगर तो जो अभी 23 अक्टूबर वाली जजमेंट आई है, उन्होंने उसके अंदर 1967 की अमेंडमेंट्स जो हैं उनको स्ट्राइक डाउन किया है। अगर तो इस बेयर जजमेंट के अंदर जाया जाए तो उसका मतलब ये है कि इसका इतलाक जो है वो शायद 9 मई से पीछे भी चला जाए। लेकिन रीजनिंग के साथ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट देगी तो शायद इसका इतलाक जो है वो 9 मई से पीछे नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिली हुई है पाकिस्तान के अंदर इन सारे एरियाज़ के अंदर जहाँ के ऊपर आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेज हैं, उनके ऊपर ये जो जजमेंट आई हुई है उससे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। और उसका ये है कि जो पिछले दिनों जितने भी आपके मुल्क के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं या आर्मी के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप उनको मिलिट्री लॉज के अंदर लेके आना चाहें या उनको प्रोसिक्यूट करना चाहें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लॉ जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता था इन एरियाज़ के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड कर दी है। और मेरा ये ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9 मई के इंसिडेंट की हद तक रहती तो शायद इतनी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी थी, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दे के इस मामले को खत्म कर देती। लेकिन जब वो 9 मई से आगे गए और अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लॉ को किया है, तो उससे डेफिनेटली जो है फेडरल गवर्नमेंट का केस भी बनेगा और अच्छा बनेगा। जो अभी 23 अक्टूबर वाली जजमेंट आई है, उन्होंने उसके अंदर 1967 की अमेंडमेंट्स जो हैं उनको स्ट्राइक डाउन किया है। अगर तो इस बेयर जजमेंट के अंदर जाया जाए तो उसका मतलब ये है कि इसका इतलाक जो है वो शायद 9 मई से पीछे भी चला जाए। लेकिन रीजनिंग के साथ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट देगी तो शायद इसका इतलाक जो है वो 9 मई से पीछे नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिली हुई है पाकिस्तान के अंदर इन सारे एरियाज़ के अंदर जहाँ के ऊपर आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेज हैं, उनके ऊपर ये जो जजमेंट आई हुई है उससे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। और उसका ये है कि जो पिछले दिनों जितने भी आपके मुल्क के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं या आर्मी के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप उनको मिलिट्री लॉज के अंदर लेके आना चाहें या उनको प्रोसिक्यूट करना चाहें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लॉ जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता था इन एरियाज़ के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड कर दी है। और मेरा ये ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9 मई के इंसिडेंट की हद तक रहती तो शायद इतनी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी थी, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दे के इस मामले को खत्म कर देती। लेकिन जब वो 9 मई से आगे गए और अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लॉ को किया है, तो उससे डेफिनेटली जो है फेडरल गवर्नमेंट का केस भी बनेगा और अच्छा बनेगा।